नमस्कार, लीगल लॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लोन लेते समय, जैसे होम लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो लोन लेते समय आप इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं। जो भी आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट रेट क्या कंपैरेटिबल आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो एजेंट हैं बैंक के, आप वहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि वो आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं कि नहीं। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि यदि आपने जैसे ही प्रॉपर्टी पे कोई होम लोन लिया, अब आपने जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हुई उसके बाद आपकी किस्तें शुरू हो जाती हैं, तो आप ये नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक ब्रीदिंग पीरियड मिले रजिस्ट्री के बाद, जो भी है 3 महीने 6 महीने का समय मिले, ताकि उस पीरियड में आप अपने फाइनेंसेस, आप अपने एक्सपेंडिचर, आपकी रेगुलर इनकम क्या हो रही है, आप उसको कंट्रोल करके और आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी ईएमआईज का भुगतान कर सकें। तो मोरेटोरियम पीरियड जो होता है 3 महीने 6 महीने का, जो भी आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपको अपने एजेंट से पहले पूछ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप जो होम लोन होता है ये एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। सिक्योर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपका एक कोलेट्रल, जो आपका एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरी हो गई, या आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस हो गई पॉलिसी, ये आपको एज अ प्लेज आपको अपना एसेट रखना पड़ता है बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आप लोन ले रहे हैं। अब इन केसों में क्या होता है कि यदि आपका कोई भी डिफॉल्ट होता है तो इनसे आपकी रिकवरी होती है, ये कोलेटरल प्रॉपर्टी जो आपने एज अ प्लेज रखवाई हुई है बैंक के पास। तीसरी चीज, अब आपने लोन ले लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भुगतान करने के लिए आपकी इनकम सोर्स क्या है, कितनी आपकी रेगुलर इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आप कितने तक की ईएमआई दे सकते हैं, क्योंकि आप ईएमआई का जो ड्यूरेशन है वो आप लंबा कर सकते हैं जिससे कि ईएमआई कम हो जाए। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ये ऑफर देते हैं कि इंटरेस्ट फ्री ईएमआई या ओनली इंटरेस्ट ईएमआई, या आपको ये कर सकते हैं कि जो ईएमआई फ्री पीरियड, ये इस तरह की चीज़ें निकालते हैं। ये अच्छी चीज़ होती है, आपको इन चीज़ों का ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने आपकी मोरेटोरियम, आप जिसको हम कहते हैं कि आपको 3 महीने या 6 महीने का समय मिलता है जिसमें आप ईएमआई नहीं जमा करते हैं, तो बैंक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये मोरेटोरियम का पीरियड जो होता है ये हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। अगर आपको शुरुआत में नहीं मिला है तो आप, जैसे कोरोना पीरियड आया या आपके ऊपर कोई आपकी प्राइवेट जॉब है, अचानक से कोई जॉब चेंज हो गया, आपकी जॉब छूट गई, आप या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ गया, तो आप बैंक जाके या फाइनेंशियल जहाँ से आपने लोन लिया है, आप वहाँ से मोरेटोरियम क्लेम कर सकते हैं। 3 महीने से 6 महीने का मोरेटोरियम मिल जाता है। उसमें आप 3 महीने से 6 महीने तक अगर आप किस्त जमा नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आते। ये बैंक आपको सुविधा देता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट वाली ईएमआई देंगे, जिसको बोलते हैं ईएमआई ओनली इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि शुरुआत के 2 से 4 साल आप केवल इंटरेस्ट वाली ईएमआई देंगे। मतलब आप बहुत छोटी ईएमआई देंगे जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट, जो आपका अमाउंट है, सिर्फ उसी से रिलेटेड वो ईएमआई जाएगी। उसका फायदा ये होता है कि 2-4 साल में आप एक छोटी किस्त भरते भरते आप एक आदी हो जाते हैं किस्त भरने के, और उससे फिर आप, जब ये 2-4 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बड़ी ईएमआई, जो आपका अलॉन्ग विद प्रिंसिपल जो आपकी बनती है ईएमआई, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, वो आप भरने में आपको सहूलियत होती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपका डिफॉल्ट हो गया किसी भी कारणवश, तो आपसे बैंक किस तरह से रिकवरी करेगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए।
सबसे पहली बात यह है कि लगातार अगर आपकी 3 किस्तें ड्यू होती हैं, 3 EMI अगर आपकी डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो बैंक आपको NPA की कैटेगरी में डालेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और आपको 60 दिन का नोटिस देगा, जिससे आप उनके साथ सेटलमेंट में आ सकें, अपना जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है वो आप उनको जमा कर सकें। उस अवधि में अगर आप ये डिफ़ॉल्ट अमाउंट जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको ये भी एक दूसरा ऑप्शन भी देता है कि हम आपका जो किस्तें हैं वो रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब कि अभी आपकी मान लीजिए 20 साल की किस्तें हैं 2000 रुपये की, तो बैंक आपको एक छोटे अमाउंट की किस्त कर देगा और ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देगा ताकि आप इजीली उसको भर सकें EMI को। अगर रीस्ट्रक्चरिंग में भी आपका बैंक के साथ सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर बैंक आपके जो कोलेटरल एसेट्स हैं जो उसके पास एज अ प्लेज रखे हुए हैं, वो उनसे आप अपना जो पैसा है उसको क्लेम करेगा, उसका पोजेशन लेगा। ये इसके लिए वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में, जो सरफेसी एक्ट होता है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 में बैंक्स के लिए आया था, जो अपने अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं उनको वो अपने उससे पैसा ले सकें थ्रू कोर्ट्स चैनल, उसमें कोर्ट इंटरफेरेंस से वो अपना पैसा ले सकते हैं। अब इसमें जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर आपने प्रॉपर्टी या अपनी ज्वेलरी दी हुई है तो उसमें तो वो उसको ऑक्शन करके वो उस प्रॉपर्टी से उसको ऑक्शन करके अपना पैसा वसूल कर सकती है बैंक। लेकिन अगर आपने जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मनी बैक पॉलिसी है तो ही वो उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक रखेगा। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि आपको जो आपका जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है तो वो पैसे से बैंक जो है वो अपनी लेनदारी पूरी करेगा। वो जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जिस भी आपने इंस्टीट्यूशन से कराई हुई है, वो इंस्टीट्यूशन प्री मैच्योरली उसको पॉलिसी को प्री मैच्योरली उसको फंडिंग उसको रिफंड करेगा और वो जो पैसा है वो बैंक को दे देगा। अब इसमें अगर एक्सेस अमाउंट निकलता है, अगर मान लीजिए ऑक्शन के बाद भी आपको मान लीजिए बैंक को 50 लाख लेने थे और बैंक के पास 55 लाख आ गए, क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ती रहती हैं, तो वो 5 लाख रुपए बैंक आपको देगा, ये आपका अधिकार है। अब ऐसे डिफॉल्ट के केसेस में आपके क्या अधिकार रहते हैं? सबसे पहले तो आप बैंक के जो अधिकारी हैं आप उनसे रिस्ट्रक्चरिंग आपकी करवा सकते हैं, लोन्स की दोबारा से आप एक नई EMI बनवा सकते हैं, या फिर आप अपना एक डिफ़ॉल्ट अमाउंट पे करने के लिए आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करके, थोड़ा आपको सहूलियत दे के वो आपसे पैसा ले लें, क्योंकि बैंक कभी रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स बहुत एग्जाम्पल होती है और उसके लिए बैंक को बहुत परेशानी होती है। तो बैंक हमेशा अपना पैसा, भले उसको थोड़ा कम भी मिल रहा हो, वो फटाफट अपना पैसा चाहता है। तो अगर आपके पास ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बैंक के जो अधिकारी हैं आप उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसको डिमांड ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। आप वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आप इस तरह से ये आप योजना चाहते हैं, तो उसमें बैंक आपके साथ निगोशिएट करता है। ये बैंक की एक मॉडस ऑपरेंडाई रहता है, उनकी फंक्शनिंग है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके परेशान करता है तो वो नहीं कर सकता। ये आप ध्यान रखिएगा। रिकवरी एजेंट आपके घर उसको अगर आता है तो उसको सबसे पहले अपना आई कार्ड दिखाना रहेगा आपको कि वो बैंक का एक ऑथराइज्ड एजेंट है। अगर वो बैंक का ऑथराइजेशन लेटर उसके पास नहीं है तो वो आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंक का एक ऑथराइज्ड एजेंट ही आपके पास रिकवरी के लिए आ सकता है, वो भी एक नोटिस लेके, और उस नोटिस के लिए भी वो 60 दिन का उसमें समय मिलता है। आपका कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो 60 दिन का समय आपको देते हैं। वो नोटिस लेके भी वो एजेंट सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही आपके पास आ सकता है या आपको कॉल कर सकता है। आपके किसी परिवारजन को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉय, किसी को भी एजेंट आपके इस
सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकता। अगर उसने बताया तो आप उसके खिलाफ बैंक में शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैंक और आपका ट्रांजैक्शन है। अगर आप डिफॉल्टर भी हैं तो वो आपको बदनाम नहीं कर सकते आपके परिवार में और आपकी वर्क प्लेस में, ये आपका अधिकार है। तीसरी चीज़, अगर आप अपने ऑक्शन नोटिस अगर आपके पास आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस ऑक्शन नोटिस में भी बैंक को आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, उसका ऑक्शन का डेट, टाइम, उस प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस, ये सब का उल्लेख, इन सब का डिस्क्रिप्शन देते हुए ही वो एक्शन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। और भी इसमें कई जानकारियां आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।